नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वीणा वादिनी वरदे। वीणा वादिनी वरदे में हम लोग उसकी व्याख्या कर चुके थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ चुके थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, उसको अपनी कॉपी पे लिखे होंगे और याद भी किए होंगे। आज जो हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं, इस अभ्यास में ढेर सारी ग्रामर आएगी, ढेर सारा व्याकरण आएगा और उसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि यह न समझ में आए तो वीडियो को पॉज करिएगा और दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो कविता में भारत के लिए आप पूरा जब कविता पढ़ेंगे ना, तो उसी में समझ में आ जाएगा कि सिर्फ अज्ञानता को दूर करने की और ज्ञान का प्रकाश फैलाने की बात की गई है। तो आप क्या लिखेंगे, हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो कविता में भारत के लिए कवि ने अज्ञानता को दूर करके, अज्ञानता एवं अंधकार को, अंधकार अज्ञानता का ही प्रतीक होता है, अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने की बात कही गई है एवं माँ सरस्वती से यही वरदान मांगा है। माँ सरस्वती से यही वरदान मांगा गया है, ठीक है। तालिका के खंड क और खंड ख से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए, ठीक है। अब ये देखिए, तालिका है ना, ये सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस वजह से आते हैं ताकि आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और शब्दों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए, एक शब्द दे दिया है ना, वीणा वादिनी। वीणा के साथ वादिनी लगा हुआ है। आप कविता को पढ़े होंगे तो आप उसको देखे भी होंगे कि वीणा के साथ वादिनी लगा है। तो स्वतंत्र के साथ क्या लगा है, आप बताइए। इसमें से सुनिए, स्वतंत्र, वादिनी है, स्तर है, रव है, मंत्र है, उर है, छंद्र है, मंद्र है, विंद है। स्वतंत्र, मंत्र, नव, स्वतंत्र, मंत्र, नव। आप जो है इसमें हम वो भी दे चुके हैं, क्या दे दिए हैं, वीणा वादिनी वरदे का। ये देखिए, ये दिए हैं कविता, ठीक है। आप इसको बढ़िया से याद करिएगा और लिखिएगा भी। देख लीजिए, स्वतंत्र, रव, अमृत, मंत्र, नव, ठीक है। स्वतंत्र, मंत्र, नव, अमृत, मंत्र, रव। तो स्वतंत्र के साथ क्या लगा है, रव लगा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं उधर, स्वतंत्र, रव, रव है कहीं, रव तो नहीं है, तो क्या है, मंत्र नव, मंत्र नव तो है ही। स्वतंत्र के साथ आप क्या लगा देंगे, मंत्र नव। अंध, 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 उर, अंध के साथ उर। और विहग के साथ क्या है, विहग, वृंद, विहग पक्षियों का वृंद था ना, समूह। ताल, ताल, छंद्र नव, ताल के साथ छंद्र नव। और बंधन, बंधन के साथ क्या लगेगा, स्तर। और अमृत, 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 मंद्रराव, अमृत, मंद्रराव। अमृत के साथ क्या लगेगा, अमृत, मंद्रराव। जलद, हाँ एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए, रव तो है ही, अमृत, मंत्र, नव, अमृत के साथ मंत्र, नव। और स्वतंत्र के साथ क्या लगेगा, स्वतंत्र, रव, ठीक है। और आप एक बार फिर से आप कविता को देख करके इन शब्दों को आमने सामने मिलाइएगा। कुछ वर्क आप खुद भी करेंगे तो और भी अच्छे से तैयारी होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब क्या आया, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। हमने आपसे क्या कहा था कि संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या बताई थी, वही चीज़ है ये। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हमने बता दी थी, और यदि आपने उसको कर लिया है तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।
पहले आप संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, और इसमें यदि भाव स्पष्ट करने के लिए कहा है तो आप उसमें लिखिएगा भाव स्पष्टीकरण। व्याख्या के स्थान पे क्या लिखेंगे? भाव स्पष्टीकरण। ठीक है, भाव स्पष्टीकरण। इस पंक्ति में, और हमने क्या कहा था कि किसी भी व्याख्या को शुरू करने से पहले जब आप ये कह देंगे कि कवि ने इस पंक्ति में यह कहने की चेष्टा की है, यह कहना चाहते हैं कि, तब अपनी व्याख्या को शुरू करिएगा। तो जब आप ऐसा कह देंगे तो उसके बाद से आप अपनी क नंबर डाल करके अपनी व्याख्या, क नंबर डाल के अपनी बात कहेंगे, फिर अपनी व्याख्या को शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद क्या कहेंगे? काट अंदूर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कवि ने कहा है कि हे माँ सरस्वती, अपनी वीणा के माध्यम से, वीणा के स्वर के माध्यम से हमारे अंध और हमारे हृदय के अंधकार को, अज्ञानता के स्तर को काट दीजिए। हम लोग इस बंधन से जकड़े हुए हैं, उसको काट दीजिए। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, और अज्ञानता को काट करके उस, और अंधकार को दूर करके माँ ज्योतिर्मय प्रकाश से युक्त झरने को बहा दीजिए। बस इतनी सी बात कही गई है। इस एक लाइन को यदि आप 2 से 3 लाइन में लिखते हैं तो वो उसकी व्याख्या हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। ख कलुष भेद तम हर प्रकाश, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। अब वैसे ही आप करेंगे, उसी तरह से करेंगे, संदर्भ, प्रसंग, और ये ख नंबर डाल के आप ये पूरी लाइन आप लिख डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग। देखिए बच्चों, लिखने का तरीका यही होता है। जब भी आपको एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी ऐसे पूछे तो आप लिखने के तरीके को अपने यही रखेंगे। और भाव स्पष्टीकरण पूछा है तो व्याख्या के स्थान पर लिखेंगे भाव स्पष्टीकरण। ठीक है, तो भाव स्पष्टीकरण लिख देंगे। फिर उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, फिर भाव स्पष्टीकरण। भाव स्पष्टीकरण क्या होगा कि कलुष भेद तम हर कलुषता, पाप, कलुषता हमने बताया था ना, पाप, मलिनता, भेदभाव, अंधकार, तम मतलब अंधकार। देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक छोटे छोटे शब्दों में कितने सार भरे हैं। कलुष, कलुषता, पाप, भेदभाव, जातिगत जो भेदभाव होते हैं वो भेदभाव, तम मतलब अंधकार, हर मतलब हरिये। अपनी वीणा के माध्यम से, और आप व्याख्या की स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि, अब अपनी बात को शुरू करेंगे। तो इससे ये होगा कि आप अपनी बात को अच्छे से कह पाएंगे। शुरू करते हैं कि वीणा वादनी माँ अपनी वीणा के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप हमारे अंदर कलुषता यानी कि पाप, भेदभाव, अंधकार इत्यादि को हर लीजिए और हमारे अंदर प्रकाश को भर दीजिए, जिससे कि हमारे हृदय ही नहीं पूरा संसार जगमग करने लगे। हो गया ना, एक लाइन की 3-4 लाइनें तो हो गई आपकी व्याख्या कंप्लीट। इसलिए व्याख्या से बच्चों कभी घबराना नहीं चाहिए। आप शब्दों के अर्थ को समझिए। जब भी आप अर्थ समझ लेंगे तो व्याख्या स्वतः कंप्लीट हो जाती है। ठीक, आपको आने लगेगी और सोचेंगे और क्या क्या लिख दूं कि आपकी व्याख्या और अच्छे से हो जाए। फिर देखिए नवगति, फिर क्या है? नवगति, नवलय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलध्र मंद्र रव। फिर आप कहे थे ना कि हे माँ, आप अपनी वीणा की ध्वनि से सब कुछ नया कर दीजिए। जो पुराना था सब भूल जाए ऐसा व्यक्ति, सब कुछ नया कर दीजिए। नया कर देंगी तो हम भारतवासियों का हृदय प्रेम से प्रफुल्लित हो जाएगा और फिर एक नया उत्साह से हम कार्य करना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर क्या क्या चीज़ नई हो जाए? नव गति, नया गति हो, नया उत्साह हो, नया लय हो, नया ताल छंद हो। हमारे कवियों, हमारे लेखकों जितने भी हैं उनके अंदर एक नया ताल छंद और लय भर जाए। वो पुरानी जो गीत हो वो सब भूल जाएं, एक नया ताल छंद हो और उन्हीं को पढ़ करके दूसरे भारतवासी जब पढ़ें तो वो भी उत्साहित हो जाएंगे। तो इस वजह से कहें कि हमारे कवियों में भी नया ताल छंद हो, नया कंठ हो, एक नई ध्वनि निकले और नया जलद हो। ये और यहाँ तक कि वर्षा भी नहीं हो। ठीक है, मंद्र रव,
और नई ध्वनि हो, अर्थात सब कुछ नया होगा, तो हम ये अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। सब भारतवासियों के अंदर प्रेम का उल्लास होगा, भाईचारे का उल्लास होगा। हाँ, और सबके अंदर से अज्ञानता दूर हो जाएगी। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, और व्याख्या से कभी भी घबराए मत करिए, भाव स्पष्टीकरण से कभी भी मत घबराया करिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए, वीणा वादिनी वरदे, इस कविता को हमने इसलिए डाल दिया है ताकि आप इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको करने में आपकी मदद करेंगे। दूसरा, इसको आप अपनी कॉपी पर लिख के इसको याद करिएगा। ठीक, याद करिएगा और लय के साथ गाने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। इसी की भाषा की बात हमारी पुस्तक में इसीलिए होती है ताकि हम वन बाय वन एक एक भाषा को समझते चलें। ठीक है, जो भी व्याकरण हमारे इसमें आए उसको हम कंठस्थ करते चलेंगे तो आपकी धीरे धीरे सारे व्याकरण कंप्लीट हो जाएंगे। तो हिंदी के व्याकरण हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे, बुक में जितने भी व्याकरण आएंगे वो पर्याप्त होंगे। संस्कृत के व्याकरण हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए, भाषा की बात में आती है कविता। इसको थोड़ा पहले बड़ा करते हैं। हाँ, अब ये देखिए, कविता में आए वर दे भर दे की तरह अन्य तुकांत शब्दों को छांट कर लिखिए। आ गया ना, अब कविता की बात आ गई तो इसी वजह से मैंने कविता दे दी। अब वर दे भर दे इत्यादि जैसे तुकांत शब्द हैं, ये तुकांत शब्द बच्चों देने का मतलब क्या है इस पुस्तक में। हाँ, अब हम इतने छोटे तो हैं नहीं कि इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछे हमसे। ये प्रश्न देने का तात्पर्य यही है कि वर दे भर दे तुकांत शब्द, ताकि जैसे कवि कविता बनाते हैं तो हम भी कविता को बनाने का प्रयास कर सकें। कोई भी शीर्षक ले लें, ठीक है, वर्षा है, कुछ भी है जिसको हम गहन रूप से सोच सकें और उस पर ऐसे ही तुकांत शब्दों को भर के हम अपनी अलग से कविता बना सकें। तो कविता बनाने की चेष्टा को उजागर करने के लिए ही ये छोटे छोटे प्रश्न हमारे उसमें आते हैं और जो बहुत ही उचित भी हैं और इसका प्रयास आपको करना भी चाहिए। ठीक, तो ये वर दे भर दे इत्यादि जैसे भी तुकांत शब्द आए हैं, आप वो कविता जो हमने दी है आपको, उससे आप छाट करके अपनी कॉपी पर लिखिएगा। दूसरा आता है, ये देखिए, दूसरी संधि है। ठीक, ये संधि को ध्यान से पढ़िए। ज्योति ही प्लस मय, तो क्या बन गया है, ज्योतिर्मय। ज्योति ही प्लस मय ज्योतिर्मय, ये विसर्ग संधि है। निर्धनझर निर्झर, इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है। रेफ का मतलब क्या होता है, रेफ का मतलब होता है ये विसर्ग के स्थान पर र हो गया है। ठीक है, और ये ये व्यंजन है। अब क्या हुआ है, यह विसर्ग संधि है। ठीक है, यह हमने आपको बताया अभी। इस प्रकार के दो शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद करिए। बच्चों, हम लोग दो ही शब्द क्यों लिखेंगे, हम लोग इस विसर्ग संधि को अच्छे से समझेंगे क्योंकि पुस्तक में आया है, तो बढ़िया से समझ के इसको हम अपनी पुस्तिका में अपनी लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस विसर्ग संधि को हम कहेंगे रुत्व संधि। ठीक, अब ध्यान से देख लीजिए, ऐसे कई शब्द, वो दो शब्द बोला है, आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। रुत्व संधि विसर्ग, ये देखिए विसर्ग है ना, विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग का र में परिवर्तन, इसी को कहते हैं रेफ। अ या आ, ऑब्लिक का मार्क होता है या। अ या आ से भिन्न स्वर, अ हो या आ से भिन्न स्वर, प्लस विसर्ग कोई स्वर, अ या आ से कोई भिन्न स्वर हो, फिर बीच में विसर्ग हो, अ या आ ना हो, कोई और स्वर हो। ठीक है, और फिर विसर्ग हो फिर कोई और स्वर आए, विसर्ग हो, फिर विसर्ग के बाद भी कोई स्वर आए। ठीक, उसके पहले भी कोई भिन्न स्वर हो आ से, और उसके बाद भी कोई भी स्वर हो, आई नहीं, कोई भी स्वर हो, तो कोई भी स्वर हो
या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण वाला पैकेज हमने अपनी बहुत पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताई थी हमने। वर्ण य र ल व ह हो, ये तीसरा चौथा पांचवा समझ रहे हैं ना। हमने आपको बताया था क च ट त प, ग ज ड द ब और अंग, हाँ, और क च ट त प तो प्रथम वर्ण हो गया, और फिर ग ज ड द ब ये आपका तृतीय हो गया। फिर घ, फिर आप चौथा वर्ण ले लीजिए, और च छ ज झ हुआ, घ झ, हाँ, आप चौथा वर्ण ले लीजिए, पूरी क ख ग घ अंग को लिख लीजिए, चौथा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा यमंगर्णम य, हाँ, अंग अंग य अण न म, ये पांचवा वर्ण हो। ठीक है, कोई स्वर हो, ये वर्ण हो, या फिर य या र या ल या व हो। ठीक है, ये सारे हों तो फिर क्या हो जाता है, ये विसर्ग के स्थान पर रेफ हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, मुनि ही, ठीक, मुनि ही धन अवदत्त, मुनि ही धन अवदत्त। अब वही चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, विसर्ग के पहले क्या है, ई, छोटा ई है, और विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद अ है, क्या है, अ है, ई है, फिर अ है, तो हो रहा है ना फॉलो। अ या आ नहीं आया है, आ से भिन्न स्वर ई आया है, और विसर्ग के बाद क्या आया है, अ आया है, कहा है कोई भी स्वर आए तो आ गया, तो हो गया फॉलो ये नियम। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, र में परिवर्तन हो जाएगा, तो मुनि ही धन अवदत्त हो गया। अब चूंकि बाद में अ है, स्वर है, तो ये र में जब अ मिल जाएगा तो ये र पूरा बन जाएगा, हो जाएगा र, इससे हलंत हट के बन जाएगा र, तो मुनि अवदत्त। इसी तरह से ये देखिए हरिः प्लस अगच्छत्, हरिः प्लस अगच्छत्। अब इस विसर्ग के पहले भी क्या है, छोटा ई, फिर विसर्ग आ गया, फिर बाद में क्या है, आ है, ठीक, कोई भी स्वर बोला है तो आ गया, हो गया नियम फॉलो। तो ई इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, और र पूर्ण हो जाएगा, र में आ की मात्रा लग गई तो र पूर्ण हो गया, रा बन गया, तो हरिरागच्छत्। ठीक, संधि बहुत महत्वपूर्ण होती है शुद्ध उच्चारण करने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए। गुरु धन अयम, अब ये देखिए गुरु धन अयम, गुरु धन अयम। अब इस विसर्ग के पहले क्या है, उ है ना, फिर विसर्ग है, फिर अ है, ठीक, इस विसर्ग के बाद अ पहले नहीं होना चाहिए विसर्ग के, विसर्ग के बाद अ होगा तो चल जाएगा, तो उ और अब ये विसर्ग बदल गया र में, अब चूंकि अ लगा है तो ये र पूर्ण हो जाएगा, तो देखिए क्या हो गया, गुरुर्यम, गुरु र में अ जुड़ गया है, गुरुर्यम, गुरुर्यम। शिशुर हसती, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ ना, शिशु, शिशु प्लस हसती। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या है, उ है, विसर्ग के पहले क्या है, उ है, और फिर विसर्ग आ गया है, फिर ह आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे नहीं आया है आपका अ, यहाँ पे कौन सा वर्ण आ गया है, य र ल व ह में से ह ये आ गया है, तो अब विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा र, ठीक, और र है आधा। अब गुरुर, अब ये र उड़ के कहाँ चला जाएगा, ये र उड़ के चला जाएगा ह के ऊपर, ठीक, हो गया ये रेफ, ये ह उड़ के क्योंकि आधा है तो कहाँ जाएगा, ह के ऊपर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शिशुर हसती, शिशुर हसती। अब ऐसे ही देखिए साधुर वदति, साधु वदति सेम वैसे ही है, साधुर वदति निर्धनम निधन धनम, ये भी उसी तरह से ऊपर वाली की तरह है, निहि धन धनम, दुर्जनम दुधन जनम, पत्युर्गृहम पत्युधन गृहिम, पत्युधन गृहिम, पति का घर। ठीक, अब आप ये वाली संधि अच्छे से समझ गए, उसने तो कहा बुक में, आप और सारी लिख लीजिए। अब आगे देखिए, ये जो क्रियाकलाप हुआ है इसकी, इस पे मत जाइएगा बुक में, ऐसे जो है ना, इस पे मत जाइएगा,
ये जो है पेन से ये चल गया है, मेरी बच्ची ने चला दिया है। आप और सारे इसमें देखिए। हाँ, ये देखिए, विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। बच्चों ये देखिए समास, अब आप बात आई समास की, तो समास भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। समास किसे कहते हैं? विभक्ति को हटा करके, मतलब कोई भी दो शब्दों को समास आप कह सकते हैं। समास आप लिख लीजिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास दो शब्दों से मिल करके बनता है। समास दो शब्दों से मिलके, दो वर्णों से जब मिलता है तो वो संधि होती है, लेकिन दो शब्दों से जब मिलके बनता है, हाँ, तो वो समास कहलाता है। और इसका अर्थ होता है संक्षेप। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि विभक्ति को हटाकर शब्दों की मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। वीणा वादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली, अर्थात सरस्वती माँ। ये तो आपको पता है, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुब्रीहि समास है। इनका विग्रह कीजिए। गजानन, पीताम्बर, चतुरासन। अब इनका विग्रह आप स्वतः कर लेंगे जब आप बहुब्रीहि समास को जान लेंगे। बहुब्रीहि समास जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है। बहुब्रीहि समास के बारे में पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। पहले आप बहुब्रीहि समास के बारे में समझ लीजिए। जैसे कहा वीणा वादिनी, जहाँ पे दो शब्द आते हैं, ये वीणा वादिनी है ना, ये दो शब्द आए ना, वीणा और वादिनी, दो शब्द आए, और उन दोनों शब्दों को मिलाने से एक नए शब्द का निर्माण जहाँ होता है, दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द का निर्माण हो, नया शब्द का नया अर्थ निकले, उस नए शब्द का निर्माण हो, उससे नया अर्थ निकले, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे वीणा और वादिनी, ये दो शब्दों को मिला के बना वीणा वादिनी, उसका एक नया अर्थ निकल रहा है सरस्वती, माँ सरस्वती। तो यहाँ पे इस वजह से वीणा वादिनी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों शब्दों को मिला देने से एक नया अर्थ निकला, सरस्वती, माँ सरस्वती, कहते ही माँ सरस्वती को हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, नया अर्थ निकलने के कारण हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे पहले हम लोग समास देख लेते हैं। समास के मुख्यतः बच्चों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आपकी पुस्तक में आया है बहुब्रीहि समास। ये सारे समास आपकी पुस्तक में आएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे। आप इस समय ये जानें कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। जब दो पद मिलते हैं, दो शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। आप लिख लीजिए, जब दो शब्द मिलके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उस नए शब्द के कारण नए शब्द करते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जब दो शब्द मिलके नए शब्द का निर्माण किया जाता है, नए शब्द एक, या फिर ये उसको यूँ समझिए, जब दो शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाए, एक नया अर्थ निकालें, ठीक है, दो शब्दों से एक नया अर्थ निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक, जैसे वीणा और वादिनी, वीणा एक अलग शब्द है और वादिनी एक अलग शब्द है, दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों को मिला के एक नया शब्द निकला, उसका एक नया अर्थ निकला, वो है माँ सरस्वती। ये कहते हैं माँ सरस्वती को। इस सरस्वती जी के कारण ही इसको ये बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक, आगे बढ़िए। अब ये देखिए, ये हमने बहुब्रीहि समास के उदाहरण दिए हैं। आप इस उदाहरण को अच्छे से पढ़िए। देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और इसका विग्रह भी ऐसे ही किया जाता है। वीणा वादिनी, वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती, ऐसे बोलते हैं। वैसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद, आनंद मतलब मुख, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ, ठीक है, पाणी मतलब
हाथ। तो चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। महावीर महान वीर है जो, अर्थात हनुमान जी। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो, पंख मतलब कीचड़, पंख का मतलब होता है कीचड़, ठीक है। तो हो गया कमल। अनहोनी, अनहोनी न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। गिरधर, गिरि में को धारण करने वाला है जो, कृष्ण। कृष्ण भगवान गिरधर, गिरधर कृष्ण भगवान की पर्यायवाची है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, वो है कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, विचरण मतलब टहलने वाला, घूमने वाला, तो हो गया राक्षस। रात्रि में तो राक्षस ही घूमते हैं। चौलंडी, चार है लड़ियाँ, चौलड़ी, चौलड़ी है ये, चार है लड़ियाँ जिसमें, यानी कि माला, माला में लड़ियाँ होती हैं ना, माला। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, वो जूड़े के ऊपर होता है ना चंद्र, वो जूड़े के ऊपर चंद्र तो शिव जी के ही हैं, तो वो है, वो हो गया चंद्रमौली था शिव। बहुव्रीहि समास। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प, विष को धारण करने वाला सर्प, इनको आप शिव भी कह सकते हैं, विषधर शिव भी हैं। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, कौन है, सिंह, ये इंद्र हैं, ये इंद्र भी हैं, मृगों का इंद्र, इंद्र भी हो सकते हैं, सिंह। मृगेंद्र नहीं, सॉरी, मृगेंद्र सिंह ही को कहते हैं, ठीक है, मृगेंद्र सिंह, सिंह की पर्यायवाची है ये। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, वो कौन है, कृष्ण। मृत्युंजय, दूसरे शब्दों में आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, कौन है, शंकर जी। मृत्युंजय किसकी पर्यायवाची है, शंकर जी की। तो ये सारे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। ये आप सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण अपनी कॉपी पर लिखिएगा और इसका रिवीजन करिएगा। आप देखिए बहुव्रीहि समास आपके लिए एकदम इजी हो गया है, और इसको रिवीजन कर लेंगे तो आप कभी भी किसी समय भी आएगा ये समास तो आप इसको पहचान पाएंगे और कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे उसमें एक आया था और शब्द, कौन सा था, एक, हाँ ये देखिए, नवगति में नवगति, चौथा प्रश्न देखिए, नवगति में नव गुणवाचक शब्द है, गुणवाचक विशेषण है, यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नव अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, तो चलिए बच्चों विशेषण को भी जान लें। विशेषण की बात आई है तो विशेषण जान लें। यहाँ गति शब्द की विशेषता नौ बता रहा है तो हम विशेषण को जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम विशेषण को जानते हैं, ठीक। तो आइए देखिए विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। एक सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। आपकी पुस्तक में है गुणवाचक विशेषण, ये सारे विशेषण एक एक करके आ जाएंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, गुणवाचक विशेषण बच्चों उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, तो जब संज्ञा और सर्वनाम के गुण का बोध कराएगा उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं हम लोग। हाँ, तो अब ये कुछ प्रकार में होते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे कि, जैसे हम बोल दिए कि चश्मा, ठीक है, जैसे हमने बोला चश्मा, ठीक। अब हमने बोला आगे काला चश्मा, ठीक। तो ये चश्मा की विशेषता बता रहा है, कैसी विशेषता बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है इसके, कि चश्मा कैसा है, काला है। तो ये कैसा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया बच्चों, ठीक है। जब भी इसकी विशेषता, और ये किन किन इसके गुणवाचक की भी हम कई भाग कर लेते हैं, ठीक, तो वो और इजी हो जाएगा। उसकी हमने एक लिस्ट बनाई है। अब ये देखिए कालबोधक, कालबोधक
जैसे नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये जहाँ पर आएगा झटाक से पहचान जाइएगा, फट से पहचानिएगा कि ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। रंग बोधक जैसे लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा, ये आया तो भी पहचान जाइए ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दशा बोधक यानी मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, ये जहाँ आएगा तो भी पहचानिए कि क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। मोटा आदमी है, पतला व्यक्ति, तो ये क्या है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है क्या, कि पतला है, मोटा है, युवा है, वृद्ध है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हाँ, गुणबोधक विशेषण काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच, न्याय, सीधा, सरल, ये सारे क्या हो गए, गुण बता रहे हैं। आकार बोधक, ये गुण में विभेद करके ये सारे बताए गए, ये सारे शब्द गुणवाचक शब्द ही हैं। आकार बोधक में गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ये जहाँ भी शब्द आएंगे वो सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, हाँ, और मज़ा भी आया होगा करने में, और आप अपनी कॉपी पे लिख भी रहे होंगे, और ये भी आशा करती हूँ कि आप इसका रिवीज़न भी करते जाएंगे, ठीक। और ये सारे व्याकरण आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, व्याख्या करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, आप व्याख्या से कभी घबराएंगे भी नहीं, यही आशा करते हैं। इसी आशा के साथ आपसे हम जो है अगले वीडियो में अब मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ में, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते